नमस्कार साथियों, इस सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक हम अपनी जो है हिंदी कविता और हिंदी साहित्य का इतिहास वाली जो क्लासेस है उसको कंप्लीट कर लिया है। और आज से हम जो हिंदी भाषा खंड वाला जो हिंदी भाषा उद्भव विकास और जो स्वरूप वाली जो कक्षा है हम उसको आज से स्टार्ट करते हैं। तो उसको हिंदी भाषा उद्भव और विकास यानी कि हम इसमें जो पूरा का पूरा जो भाषा खंड है उसको जो है कंप्लीट करेंगे। और ये जो भाषा खंड है इसके अंतर्गत हमने जिन प्रश्नों को सॉल्व किया है उसमें यूजीसी नेट के आए हुए सभी प्रश्न, एमपी सेट का जो 2022 और 2024 का एग्जाम हुआ है, और इसके अलावा जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 और 24, हरियाणा और गुजरात के विभिन्न राज्यों के जितने भी सेट एग्जाम है और उनमें जो भाषा खंड के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सभी को है हमने इसमें जो भाषा खंड वाले टॉपिक है उसमें शामिल किया है। तो हिंदी भाषा विकास और स्वरूप इसको हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इस पर जो प्रश्न है जाने से पहले, इसके प्रश्नों को देखने से पहले हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो भाषा और जो बोली है, भाषा और बोली है उसके बीच में एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं भाषा और बोली है। इन दोनों के बीच में एक और भाषागत विशेषता पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं उपभाषा। और ये जो उपभाषा है इसे हिंदी में 5 वर्गों के अंतर्गत है, 22 उपभाषाएं उसमें बांटा गया है। 5 के अंतर्गत जो 22 उपभाषा वर्ग हैं उसमें है इतनी जो उपभाषाओं को है वो विभाजित है वो हिंदी में किया जा सकता है। इस तरीके से हिंदी में जो हिंदी है और हिंदी की जो बोलियों है सामान्यीकरण और जो एकीकरण है वो शायद हिंदी की किस्म की जो अन्य भाषागत विशेषता है उसमें वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हिंदी और जो 22 उपभाषाएं हैं ये उसकी बड़ी ही जो महत्वपूर्ण जो भाषागत विशेषताएं हैं वो है। और इसके अलावा जो भाषा और बोली है इनके बीच की एक जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसको हम सामान्यतः किस नाम से संबोधित करते हैं, वो है उपभाषा के अंतर्गत। और ये जो 5 जो उपभाषाओं का जो वर्ग है, जो 5 उपभाषाओं का जो वर्ग है उसे हम सामान्यतः ये जो 5 उपभाषाओं का जो वर्ग है, ये जो 5 उपभाषाओं का वर्ग है उसे हम ये जो 5 उपभाषाओं का वर्ग है उसे हम सबसे पहले जिस वर्ग में बांटते हैं उसे हम बोलते हैं राजस्थानी, पश्चिमी, राजस्थानी है, पश्चिमी है, पूर्वी है, बिहारी है इत्यादि जो 5 उपभाषाओं जो वर्ग है उसके अंतर्गत जो 22 भाषा वर्ग है उसमें उसमें है वो शामिल करते हैं। तो ये जो उपखंड जो लाए हैं वो हरदेव बारी के अंतर्गत है, तो उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उन्होंने जो पूर्वी खंड है उसे उन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये जो पूर्वी हिंदी है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इसी को हम बोलते हैं अर्धमागधी। इसी को अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो इसको बोलते हैं अर्ध मागधी। और ये जो बिहारी हिंदी है जिसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है इसको हम बोलते हैं मगधी। और ये जो सभी उपभाषाओं का वर्ग है इनका जो विकास है वो इनकी जो जननी है वो कौन है, तो वो है सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश से ही जो पश्चिम की जो अधिकतर जो भाषा है उनका जो विकास है वो होता है। ये जो पूर्वी खंड है, पूर्वी खंड में जो पूर्वी हिंदी है इसे हम अर्ध मागधी बोल सकते हैं, और जो बिहारी हिंदी है इसको हम मागधी है वो बोल सकते हैं। अगला जो खंड है वो है पश्चिमी खंड। और जो पश्चिमी जो हिंदी है खंड है इसका जो विकास होता है वो होता है सौरसैनी अपभ्रंश से। ये इसका जो विकास है वो है सौरसैनी अपभ्रंश से। और इससे पहले जो दो भाषाओं का आपने विकास देखा था वो देखा था अर्ध मागधी और मागधी से। और इसका जो विकास होता है वो है सौरसैनी अपभ्रंश से, पश्चिमी खंड से। तो इसमें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आकार बहुला है, जो आकार बहुला जो भाषा है वो है कौरवी, हरियाणवी और दक्कनी। जो हरियाणवी जो भाषा है इसको हम बांगरू या जाटवी है के नाम से भी संबोधित है वो क्या करते हैं। तो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी का जो विभाजन है वो 2 तरीके से है, वो एक है आकार बहुला और दूसरा है ओकार बहुला। ओका आकार बहुला में कौरवी, हरियाणवी और दक्कनी है। ये जो दक्कनी है इसके बारे में एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि गुजरात में इसका जो स्वरूप मिलता है उसको हम नाम पुकारते हैं वो है गुजरी, और दक्कन में इसका जो स्वरूप मिलता है उसको हम बोलते हैं दहलवी। और आप अगर देखोगे तो दक्कनी से है, दक्कनी भाषा से है। ये जो प्रश्न है वो कई मात्राओं में, अत्यधिक संख्याओं में एग्जाम में है वो आपको देखने को भी मिलेंगे कि जो दक्कनी जो भाषा है उससे जो एग्जाम में प्रश्न है वो कई मात्राओं में देखने को भी मिलते हैं। तो पश्चिमी हिंदी है इसका जो विकास है वो है सौरसैनी अपभ्रंश से। ये है आकार बहुला,
कौरवी, हरियाणवी और दक्कनी। और ये कौरवी हरियाणवी है भी है, इसको हम बोल सकते हैं बांगरू। ये जो दक्कनी है ये गुजरात में इसका जो स्वरूप मिलता है वो है गुजरी, और दक्कन में ये जो मिलती है वो है दहलवी। फिर है ओकार बहुला, ये ओकारा नहीं है, ये है ओकार बहुला। इसमें है ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ब्रजभाषा का भी एक नाम रखेंगे कि ब्रजभाषा है, इसको एक और भाषा के नाम से पुकारा जाता है, वो है अंतर्वेदी। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रजभाषा को किस और नाम से पुकारा जाता है तो वो है अंतर्वेदी। फिर है बुंदेली और कन्नौजी, ये बुंदेली और कन्नौजी। इसके अलावा बुंदेली का एक और नाम मिलता है वो है दसारनी या दसार। दसारनी या दसारनी इसको बोलते हैं क्योंकि ये जो दसार नदी के किनारे का जो क्षेत्र है वहां पर ये देखने को मिलती है। और कन्नौजी। फिर है राजस्थानी हिंदी। ये जो राजस्थानी हिंदी जो भाषा है इसको हम बोलते हैं टा वर्ग की भाषा, टा वर्ग की भाषा। और ये जो टा वर्ग है इसका जो विकास है वो द्रविड़ जो है भाषा है, शैली है, वहां से होता है। तो जो टा वर्ग है इसका जो विकास है वो होता है द्रविड़ भाषा शैली से। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। और ये जो पहाड़ी हिंदी है इसके अंतर्गत जो है वो है कुमायूं और गढ़वाली। इस तरीके से इसके जो 5 उपखंड, 5 भाग हैं। तो सबसे पहले है पूर्वी खंड है। ये जो पूर्वी खंड है इसको हम पूर्वी हिंदी और जो बिहारी हिंदी है उस नाम से ये वो पुकारते हैं। जो पूर्वी खंड है तो सबसे पहले इसको हम पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी है दो नामों से पुकारते हैं। पूर्वी हिंदी है इसका जो विकास है वो अर्ध मागधी भाषा है, और पूर्वी है वो है मागधी भाषा से। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी जो भाषा है उसमें पूरा जो सूफी और जो प्रेमाख्यान काव्य है वो अवधी भाषा में रखा गया। इसके अलावा तुलसीदास का जो रामचरितमानस वो दोहा चौपाई शैली है वो भी अवधी भाषा में लिखा गया। ये बघेली है। बघेली को कई लोग जो जॉर्ज ग्रेसन है उन्होंने है वो दक्षिणी राजस्थानी में है उसके अंतर्गत ही वो शामिल, निमाड़ी को वो है उसके अंतर्गत है वो शामिल करती हैं। इसके अलावा बघेली को कई लोग हैं वो दक्षिणी अवधि की जो संज्ञा है वो भी देती हैं बघेली को। फिर है बिहारी हिंदी, इसको हम मागधी अब वो है वो संबोधित करते हैं। और भोजपुरी, मगही और मैथिली। मैथिली में जिस कवि ने साहित्य सृजन किया है तो मैथिली में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण काव्य सृजन किया। एक तो भिखारी ठाकुर और विद्यापति ने। दूसरा है पश्चिमी हिंदी, इसका विकास है शौरसेनी अपभ्रंश से। ये जो पश्चिमी खंड है इसका जो विकास होता है वो है शौरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी के अंदर अंतर्गत जो आकार बहुला है उसमें है कौरवी, हरियाणवी और दक्कनी। और ओकार बहुला उसमें है ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी है ये टावर्ग की भाषा है, और राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी है। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत है कुमायूनी और गढ़वाली। इस तरीके से 5 उपभाषाओं वर्ग के अंतर्गत जो 22 भाषाएं आती हैं उनसे हिंदी के अधिकतर जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं कि कौन सी भाषा वो किससे निबंधी है, शौरसेनी अपभ्रंश है, उसका विकास है किससे होता है, अर्धमागधी से किससे होता है, मागधी से किसके होता है। तो ये जो बेसिक है हमने रिवीजन है वो कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। तो आज का जो सेशन है उसका हमारा जो पहला ही प्रश्न है जो भाषा खंड का है। और इसके अलावा जो भाषा खंड है इसमें हम एक स्ट्रेटजी अपना के चलेंगे कि इसमें जो प्रश्न है वो धीरे धीरे तरीके से वो करते जाएंगे, क्योंकि इसका जो टोन है जो भाषा खंड का है वो एक अलग तरीके का। इसमें जो साहित्य का विकास और साहित्य का इतिहास और गद्य खंड की तुलना में अगर हम धीरे धीरे ज़्यादा चलेंगे तो जो प्रश्न है वो ना केवल याद रहेंगे बल्कि यहाँ से जो प्रश्न आते हैं भाषा खंड से वो कॉन्सेप्चुअल के साथ में ही वो कई बार डाटा है वो फैक्चुअल डाटा आता है। और इसके अलावा है जो भाषा खंड है इसका जो सिलेबस है वो लिमिटेड मात्रा में है। आप हिंदी साहित्य और हिंदी जो इतिहास है उसका जो काव्य परंपरा का है तो वो आपको मात्र काफ़ी विस्तृत मात्रा में मिलेगा। लेकिन भाषा खंड एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कम समय में मेहनत की जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो अंक है वो अर्जित हैं वो किए जा सकते हैं। कोई भी एग्जाम होगा अगर 100 प्रश्न आ रहे हैं उसमें भाषा खंड से 10 से 15 प्रश्न है तो आपको किसी भी एग्जाम में वो मिलेंगे। तो आज के सेशन का पहला ही प्रश्न है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में अपश्रुति है वो किस कारण से होता है। ये जो प्रश्न है वो MP सेट 2024 है उसमें आया हुआ है कि प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है उसमें अपश्रुति है वो किस कारण से होता है। तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि जो प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है इसका जो अर्थ है वो क्या होता है। ये आपको पता ही होगा कि प्राचीन भारतीय जो आर्य भाषा है इसका जो अर्थ है वो है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो प्राचीन आर्य भाषा है उसको हम 2 संदर्भों में विभाजित करते हैं, एक है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद थोड़ा इसका जो अपभ्रंश वो होती है परंपरा होती है वो होती है लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, ये वैदिक संस्कृत है इसका जो टाइम पीरियड है वो सामान्यतः 2000 से लेके 1000 जो ईसा पूर्व है
वहां तक माना जाता है। और जो लौकिक संस्कृत है इसका है वो 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व है, इतना इसका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है। तो 3 आर्य भाषाओं में है वो विभाजन है वो भाषाओं का किया जाता है। एक है प्राचीन, फिर है मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाएं। तो प्राचीन आर्य भाषाओं में है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत 2000 से 1000 और 1000 से 500। और कई बार इनका जो टाइम पीरियड है वो भी पूछा जाता है कि जो वैदिक प्राचीन आर्य भाषाओं का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, मध्यकालीन का कितना, और आधुनिक आर्य भाषाओं का जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है। तो प्राचीन के अंतर्गत है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन के अंतर्गत जो क्रम बनता है वो है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभट्ट। और फिर 1000 जो ईस्वी है वहां से हम सामान्यतः जो आधुनिक आर्य भाषाओं का जो प्रारंभ है वो मान लेते हैं। तो प्राचीन आर्य भाषाओं में अपश्रुति है वो किस कारण से होता है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में जो अपश्रुति है वो किस कारण से होता है। ऑप्शन है हमारे पास, वाक्य की प्रकृति के कारण, वाक्य में अंतुदात्त के कारण, पद में व्यंजना आदुदात्त के कारण, और पद की प्रकृति अथवा विभक्ति या प्रत्यय में स्वर परिवर्तन के कारण। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो वाक्य में जो प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उसमें अपश्रुति है वो किस कारण से होता था। तो प्राचीन आर्य भारतीय आर्य भाषाओं में अपश्रुति है वो किस कारण से होता था। वाक्य की प्रकृति के कारण, तो ये ऑप्शन तो गलत है। वाक्य में अंतोदात्त के कारण, तो ये ऑप्शन भी गलत है। पद में व्यंजन आदोदात्त के कारण, ये ऑप्शन भी गलत है। पद की प्रकृति अथवा विभक्ति या प्रत्यय में स्वर परिवर्तन के कारण है जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनमें जो अपश्रुति है वो होता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उसमें वो अपश्रुति है वो किस कारण से होता है, तो वो है पद की प्रकृति अथवा विभक्ति या प्रत्यय में स्वर परिवर्तन के कारण। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा सही है और ये एमपी सेट 2024 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है बड़ा इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जो भाषा आज हिंदुस्तानी कहलाती है उसी का नाम हिंदी, उर्दू और रेख्ता भी है। इसमें अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा के शब्द हैं। ये जो कथन है वो किस भाषा का है। अगर आपने देखा होगा हिंदी भाषा का विकास तो आपको वहां पर मिलेगा। एक हिंदी है उसका अर्थ क्या है, हिंदुस्तानी है उसका अर्थ क्या है, हिंदवी है उसका अर्थ क्या है, और जो रेख्ता है उसका जो अर्थ है वो क्या है। ये जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो आपको देखने को मिलेगा कि इनके बीच का अंतर है वो क्या है। तो जो भाषा आज हिंदुस्तानी कहलाती है, ये जो हिंदुस्तानी है इसका जो सामान्यतः अर्थ होता है वो होता है उर्दू मिश्रित हिंदी से। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तानी का मतलब क्या है तो वो है उर्दू मिश्रित हिंदी से। यानी कि जिस हिंदी में उर्दू है वो मिश्रित होती है उसी को हम जो हिंदुस्तानी जो शैली है वो बोला जाता है। तो जो भाषा क्या बोली जाती है हिंदुस्तानी कहलाती है उसी का नाम हिंदी, उर्दू और जो रेख्ता भी है। इसमें अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा के शब्द हैं। ये कथन है वो किस विद्वान का है। ऑप्शन है हमारे पास मिस्टर बीम्स, डॉक्टर गिलक्रिस्ट, डॉक्टर राजेंद्र लाल मिश्र और ग्रेसन। ग्रेसन तो जो भाषा आज हिंदुस्तानी कहलाती है उसी का नाम हिंदी, उर्दू और रेख्ता भी है। इसमें अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा के शब्द हैं। एक कथन है वो देख नाम को किस विद्वान का है। ऑप्शन है हमारे पास मिस्टर बीम्स, डॉक्टर गिलक्रिस्ट, डॉक्टर राजेंद्र लाल मिश्र और ग्रेसन। इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर गिलक्रिस्ट। डॉक्टर गिलक्रिस्ट का ये मत है जो भाषा आज हिंदुस्तानी कहलाती है उसी का नाम हिंदी, उर्दू और रेख्ता भी है। इसमें जो अरबी, फारसी भाषा के भी शब्द है वो मौजूद है। अगला प्रश्न है पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो किससे हुआ है। जब हमने इस क्लास का स्टार्ट किया तो मैंने वो आपको जो डायग्राम है वो फ्लो चार्ट है वो शुरू में ही बता दिया था। और वो इसलिए बताया था क्योंकि उसी से जो प्रश्न है वो आपके हैं वो बनते जाएंगे कि जो पूर्वी हिंदी है उसका जो विकास है वो किससे हुआ है। तो जो पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो किससे हुआ है। हमारे पास ऑप्शन है अर्धमागधी, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और पैसाची अपभ्रंश। तो हमको देखना है कि जो पूर्वी हिंदी है उसका जो विकास है वो किससे हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो मागधी अपभ्रंश है उससे किसका विकास होता है, तो मागधी अपभ्रंश से होता है बिहारी। सौरसेनी अपभ्रंश से किसका होता है, सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा है उसका जो प्रमुख जो वो है वो होता है। इसके अलावा जो राजस्थानी भाषा है उसका भी सौरसेनी अपभ्रंश से होता है। तो जो पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो है अर्धमागधी अपभ्रंश। तो पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो किस भाषा से हो रहा है, वो है अर्ध मागधी से। तो पूर्वी हिंदी का विकास है वो है अर्ध
मागधी से। अगला प्रश्न है, और इसके अंतर्गत जो अवधी है और बघेली है, जो छत्तीसगढ़ी भाषा है, वो 3 भाषाएं वो शामिल है, अवधी, बघेली और छत्तीस। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 है वो कब से लागू की गई? कितना ही बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, और ये भी प्रश्न है वो दो एमपी सेट में पूछा गया था कि राजभाषा अधिनियम है जो 1963 है, उसकी जो धारा 3 है वो कब से लागू की गई थी? तो राजभाषा अधिनियम है जो 1963 की जो धारा है वो कब से लागू की गई थी? ऑप्शन है हमारे पास 26 जनवरी 1965, 14 सितंबर 1963, 12 अक्टूबर 1964 और 11 जनवरी 1963। ये जो राजभाषा अधिनियम है 1963, ये जो राजभाषा अधिनियम है 1963 की धारा है वो 3 कब से लागू की गई? ऑप्शन है 26 जनवरी 1965, 14 सितंबर 1963, 12 अक्टूबर 1964 और 11 जनवरी 1963। तो जो राजभाषा अधिनियम है वो कब प्रकाशित हो रहा है? 1963। और इसकी जो धारा 3 है वो कब से लागू की गई थी? वो की गई थी 26 जनवरी 1965। राजभाषा अधिनियम जो 1963 है, इसकी जो धारा 3 है वो कब लागू की गई थी? 26 जनवरी 1965। अब इसका जो आंसर है वो देख लीजिए, जो पूरा का पूरा जो राजभाषा अधिनियम है वो आपके सामने मौजूद है। इसको लाया क्यों गया? क्योंकि राजभाषा अधिनियम से जो प्रश्न है वो हर एग्जाम में वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो उसमें प्रश्न पूछा था कि राजभाषा अधिनियम है वो 1963 है। कई बार वो आपसे डेट भी पूछ लेगा कि जो राजभाषा अधिनियम है वो कब पारित हुआ है। तो राजभाषा अधिनियम है वो है 10 मई 1963। एक डेट आप ना केवल ये रखेंगे कि 1963, बल्कि 1963 के साथ में आपको याद रहेगा 10 मई 1963। और ये जो अधिनियम है उसका वो नाम है वो क्या है? उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के समव्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी उपबंध करने के लिए अधिनियम। ये जो राजभाषा अधिनियम कब पारित हो रहा है? 10 मई 1963 को। और उन भाषाओं को जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के समव्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के प्रयोग में लाई जा सकी उपबंध करने के लिए भारत गणराज्य के कब हो रहा है? 14वें वर्ष। इसको भी याद रखेंगे। एक तो 10 मई 1963 और भारत गणराज्य के 14वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह जो अधिनियम है वो पारित हो रहा है। तो उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के समव्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी उपबंध करने के लिए अधिनियम। आगे है फिर जो क्वेश्चन है वो आपको इसका जो आंसर है वो मिलेगा, जो धारा 3 है वो कब से लागू की गई। ये जो अधिनियम है इसका जो पहला जो खंड है वो खंड है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। ये अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 है वो कहा जाएगा। तत्पश्चात उसी अधिनियम से भाई से जो एग्जामिनर ने जो प्रश्न वो उठाया है, धारा 3 जनवरी 1965 के 26वें दिन। यहाँ से जो एग्जामिनर ने जो प्रश्न वो उठाया कि जो धारा 3 है वो कब से लागू की जाएगी, तो धारा 3 है वो जनवरी 1965 के 26वें दिन, यानी कि 26 जनवरी 1965, जनवरी के 26वें दिन को ये प्रवर्त होगी। और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवर्त होंगे जिसे केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीख है वो नियत की जा सकी। तो कई बार एग्जामिनर है वो इस प्रकार से प्रश्न है वो बनाता है। तो एग्जामिनर ने जो प्रश्न है वो यहाँ से उठाया है। ये अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जाएगा। जनवरी 1965 के 26वें दिन है ये जो धारा 3 है वो लागू की जाएगी। इसके साथ में इसी जो वो है अधिनियम है, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात हो कही गई है, वो है राजभाषा के संबंध में समिति। आने वाले समय में यहाँ से भी प्रश्न है वो बन सकता है। तो इसका जो खंड 4 है उसमें राजभाषा के संबंध में जो समिति है उसकी चर्चा है वो राजभाषा अधिनियम है 1963 में की गई है। तो राजभाषा के संबंध में जो समिति की चर्चा है वो है जिस तारीख को धारा 3 है वो प्रवर्त होती है, इस तारीख को प्रवर्त होगी वो है 26 जनवरी 1965। उससे 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात राजभाषा के संबंध में एक समिति इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर है वो गठित की जाएगी। तो राजभाषा के संबंध में समिति जिस तारीख को धारा 3 है, तो जिस तारीख को धारा 3 है वो प्रवर्त होती है उससे 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात राजभाषा के संबंध में एक समिति इस विषय का संकल्प संसद की भी सदन की
पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर गठित हुई। इस समिति में कितने सदस्य होंगे? 30 सदस्य होंगे, जिसमें 20 होंगे लोकसभा के और 10 होंगे राज्यसभा के। इस समिति में 30 सदस्य होंगे, जिसमें 20 है लोकसभा के तथा 10 है राज्यसभा के। इस तरीके से इस समिति में कितने सदस्य हैं? तो 30 सदस्य हैं, में 20 जो सदस्य हैं वो हैं लोकसभा के और जो 10 सदस्य हैं वो हैं राज्यसभा से, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों तथा लोकसभा के आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर, इसके आधार पर होंगे वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। अब है इस समिति का कर्तव्य क्या होगा? इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनरावलोकन करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करे, और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी जो राज्य सरकारें हैं उनको भी ये भिजवाएगा। इसी जो 10 मई 1963 को जो राजभाषा अधिनियम है उसकी जो धारा 3 है वो 26 जनवरी 1965 को लागू हो जाएगी, और इसका जो खंड 4 है उसमें राजभाषा के संबंध में जो एक समिति है उसकी भी चर्चा है वो की गई है। इस समिति में किसकी चर्चा है कि जिस तारीख को धारा 3 है वो प्रवृत्त होती है उससे 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात राजभाषा के संबंध में एक समिति इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर है वो गठित की जाएगी। इस समिति में 30 सदस्य होंगे, जिनमें से 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोकसभा के तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। इस समिति का कर्तव्य होगा कि वे संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनरावलोकन करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करे, और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा। इसके पश्चात है जो अगला प्रश्न है हमारा, एक ग्रामेटिकल प्रश्न है। अर्थ के आधार पर है वो वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर है वो हमको देखना है कि जो वाक्यों के जो भेद हैं वो किस प्रकार के होते हैं। 5, 7, 8 और 3। तो अर्थ के आधार पर है वो वाक्यों के कितने भेद होते हैं? जो अर्थ के आधार पर जो वाक्यों के भेद होते हैं वो होते हैं 8 प्रकार के। अर्थ के आधार पर है वो वाक्यों के जो भेद हैं, ये अर्ध नहीं है, ये है अर्थ। अर्थ के आधार पर है वो वाक्यों के कितने भेद होंगे? तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद होंगे 8, इसमें संकेतवाचक, इच्छावाचक, सकारात्मक, नकारात्मक, बेसीमाद्भुत इत्यादि प्रकार के जो वाक्य हैं वो होते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। हिंदी की कौन सी बोली है वो जाटू या हरियाणवी के नाम से भी जानी जाती है? तो जो हिंदी की जो कौन सी बोली है वो जाटू या हरियाणवी है उसके नाम से भी जानी जाती है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी एजम्पशन करेंगे, इसमें 2 टर्म का प्रयोग है, जाटू और हरियाणी। तो जाहिर सी बात है कि जो ब्रज भाषा है, ये तो ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वो ब्रज का आसपास है, मथुरा वाला, तो इसमें जाटू और हरियाणवी का तो सवाल ही नहीं होता है। कन्नौजी ये यूपी, बुंदेली एमपी, तो ये वाला रीजन भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है इसमें कौन बचा? वो है बांगड़ू। तो जो जाटू या हरियाणवी है वो किस नाम से भी जाना जाता है? वो है बांगड़ू। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न, तो कई बार आता भी है कि बांगरू है, और आया हुआ प्रश्न है ये कि बांगरू है वो जाटू है या जो हरियाणवी है उसके नाम से भी जानी जाती है। ब्रज भाषा है वो किस नाम से भी जानी जाती है? वो है अंतर्वेदी। और बुंदेली है वो है दसानी या दसानी। अगला प्रश्न है, वर्तमान देवनागरी लिपि है वो किस लिपि का है वो परिवर्तित है वो रूप है? तो जो वर्तमान जो देवनागरी जो लिपि है वो किस लिपि है, वो किस लिपि का है वो परिवर्तित रूप है। ऑप्शन है आर्य लिपि, कैथी लिपि, संस्कृत लिपि और ब्राह्मी लिपि। ये आपको पता ही होगा कि जो सबसे जो प्राचीन लिपि है वो कौन सी है? तो जो सबसे प्राचीन जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। ये जो ब्राह्मी लिपि है इसी से जो अन्य प्रकार की जो लिपि हैं उनका जो विकास है वो होता है। तो वर्तमान जो देवनागरी जो लिपि है वो किस लिपि का परिवर्तित रूप है? आर्य लिपि, कैथी लिपि, संस्कृत लिपि और ब्राह्मी लिपि तो नहीं। जो वर्तमान जो देवनागरी लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि है, उसी का ये जो विकास है वो होता है। तो जो वर्तमान जो देवनागरी लिपि है वो किस लिपि का विकास है? वो है ब्राह्मी लिपि। ये जो ब्राह्मी लिपि है वो गुप्त काल में ही चल के अब 2 भाग हैं उसमें विभाजित हो जाती है। ऊपर का जो क्षेत्र है उत्तर भारत है
तो वहां पर ये है वो देवनागरी कहलाती है, और जो दक्षिण भारत वाला जो क्षेत्र है वहीं पर इसको जो नंदी नागरी है उस नाम से भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, पाली भाषा तथा अशोक की धर्म लिपियों का जो कालक्रम है वो क्या है? पहले जो प्रश्न है उसमें हमने चर्चा भी की थी कि जो प्राचीन आर्य भाषाएं हैं, प्राचीन आर्य भाषाओं से तात्पर्य था वो था हमारा मध्यकालीन, प्राचीन आर्य भाषाओं से तात्पर्य था वो था वैदिक संस्कृत से और लौकिक संस्कृत। प्राचीन के बाद आती है हमारी मध्यकालीन जो आर्य भाषाएं हैं वहां से, और ये जो मध्यकालीन जो आर्य भाषाएं हैं उसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश और अवगत, 4 प्रकार की जो भाषाएं हैं उसको सम्मिलित किया जाता है। तो एक तो है इसमें पाली, प्राकृत, तत्पश्चात है अपभ्रंश, और फिर इसी में एक जो संक्रमण पीरियड वो देखने को मिलता है वो है अवहट्ट। और ये जो अवहट्ट भाषा है ये विद्यापति की जो कीर्तिलता पुस्तक है वहां पर बोलते को देखने को मिलता है, वहां पर बोलते देसिल जैना सबजन अवट्टा। तो वो देसिल जैना सबजन अवट्टा उसके नाम से जो अवहट्ट भाषा है उसकी स्वीकृति को विद्यापति है वो स्वीकारते हैं किसमें? कीर्ति लता पुस्तक में। तो ये रहा है अपना मध्यकालीन आर्य भाषा। जो पाली भाषा है, पाली भाषा आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी 500 से लेके 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी के मध्य। प्राकृत है वो आपको देखने को मिलेगी 1 से लेके 5 ईस्वी की। और जो अपभ्रंश है वो देखने को मिलता है 5 से लेके 10 ईस्वी। और ये जो 10 ईस्वी के बाद है वो हम आधुनिक आर्य भाषा है जो उसकी उत्पत्ति है वो मान लेते हैं। और अब आता है उसमें एक जो संक्रमणकालीन भाषा उसकी अभिव्यक्ति वो नजर आती है। इस तरीके से जो पाली भाषा है तथा अशोक की जो धर्म लिपियां हैं उनका वो कालक्रम है वो क्या होगा? तो 1500 से लेके 500 ये तो क्रम है वो होगा ही नहीं, क्योंकि जो 1500 से 500 है वो किसका क्रम बनता है? वो 15 से 500 बनता है, वो बनता है हमारा जो लौकिक संस्कृत है उसका। तो जो पाली भाषा का जो क्रम बनेगा वो बनेगा 500 से लेके पूर्व से लेके 1 ईस्वी के मध्य। ये जो 2000 से लेकर जो 1000 ईस्वी है ये जो क्रम बनता है वो बनता है वैदिक संस्कृत का। और 500 पूर्व से लेकर ईसा पूर्व तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तो 500 ईसा पूर्व से लेकर जो 1 ईस्वी है यानी कि जो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक है ये पाली भाषा तथा अशोक की धर्म लिपि उनका जो कालक्रम है वो बनेगा। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रेसन ने आधुनिक भारतीय भाषाओं का वो कितने समुदाय है उसमें बांटा है? तो जॉर्ज ग्रेसन है वो आधुनिक भारतीय भाषाओं है वो कितनी भाषाओं में बांटा है? तो जॉर्ज ग्रेसन ने एक तो हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ लिखा था, बुक, उस ग्रंथ का नाम क्या था? वो था मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसमें पहली बार जो कवियों को है वो कालक्रम के अनुसार वो व्यवस्थित है वो किया गया। इसके अलावा कई लोगों को, साहित्य आलोचकों को मानना है कि जॉर्ज ग्रेसन है वो हिंदी में है वो तेन की जो विधेयवादी पद्धति है उसके जो प्रथम प्रस्तुत करता है वो कौन है? जॉन ग्रेसन। तो जॉन ग्रेसन का एक तो क्या है हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसमें वो सर्वप्रथम कवियों को कालक्रम के अनुसार विभाजित करेंगे। फिर जॉर्ज ग्रेसन ने एक भाषा ग्रंथ लिखा था वो था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो जॉर्ज ग्रेसन का वो है एक ग्रंथ है उसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। अगर आपसे अगर इसमें पूछा जाएगा इनका ग्रंथ का नाम क्या है, वो है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है इसमें उन्होंने भाषा, रूप है और जो व्याकरण और शब्द समूह 3 भागों के आधार पर है जो भारतीय भाषाओं को है वो विभाजित किया जाता है। वो है 3 भाग, 3 आधारों पर। इसमें एक तो व्याकरण, शब्द समूह और रूप है इत्यादि के आधार पर है वो विभाजन है वो किया जाता है। अब इसमें प्रश्न है कि जॉर्ज ग्रेसन ने आधुनिक भारतीय भाषाओं को कितने भाषा समुदाय है उसमें विभाजित किया गया। इसमें 2 चीज आपको देखने को मिलेंगी। वो देखने को मिलेगी कि जो वो है वर्गीकरण वो करती हैं वो 3 भागों में करती हैं। वो वर्गीकरण है वो 3 भागों में करती हैं। ये 3 भाग हैं वो हैं भारी, फिर है मध्य या जिसको केंद्रीय बोलती हैं, और एक है आंतरिक। और इन जो तीनों के अंतर्गत है जो भाषाएं वो विभाजित करती हैं वो करती हैं 6 भागों में। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जॉर्ज ग्रेसन का जो ग्रंथ है वो क्या है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। 3 आधारों पर करेंगे वो है रूप, शब्द समूह, व्याकरण इत्यादि के आधार पर। वो 3 भागों में इसको डिवाइड करेंगे भारतीय आर्य भाषाओं को, बाहरी, मध्य, केंद्रीय और आंतरिक।
और इन तीन को वो क्रम में सामान्यता बांटेंगे तो उसका जो क्रम बनता है वो बनता है। और कहीं पर भी ऑप्शन है वो 3 वगैरह भी इसमें नहीं है। तो जॉर्ज गिरेसन ने आधुनिक आर्य भाषाओं को कितनी भाषा समुदाय में बांटा है, वो 6। तो मैंने आपको जो पूरा जो क्रोनोलॉजी है वो जॉर्ज गिरेसन की है वो यहाँ पर बता दी है। नागर जो अपभ्रंश है उसकी जो व्याकरण के जो लेखक हैं वो कौन है, तो हमको देखना है कि जो नागर अपभ्रंश के जो व्याकरण के जो लेखक हैं वो कौन है। तो नागर अपभ्रंश के व्याकरण के लेखक कौन है, ऑप्शन है पुष्पदंत, कालीभद्र सूरी, स्वयंभू और हेमचंद्र। नागर अपभ्रंश के जो व्याकरण के जो लेखक है वो कौन है, तो नागर अपभ्रंश की व्याकरण के जो लेखक है वो है हेमचंद्र। नागर अपभ्रंश जो व्याकरण के वो लेखक है वो कौन है, हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, भाषा रूपों के विभिन्न स्तरों पर एक रूपता लाने के कार्य को क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग और हिंदी में है वो, आप कई प्रकार के असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट का जो सिलेबस है उसमें एक टॉपिक भी नजर देखने को मिलेगा, वो है मानकीकरण। तो भाषा रूप के विभिन्न स्तरों पर एक रूपता लाने के कार्य को कहा जाता है। ऑप्शन है एकीकरण, मानकीकरण, शुद्धिकरण और सरलीकरण। तो भाषा रूप के विभिन्न स्तरों पर एक रूपता लाने के कार्य को कहा जाता है। ऑप्शन है एकीकरण, मानकीकरण, शुद्धिकरण और सरलीकरण। तो जाहिर सी बात है कि भाषा रूप के विभिन्न स्तरों पर एक रूपता लाने के कार्य को कहा जाता है, वो कहा जाता है मानकीकरण। और इस टर्म को आप याद रख लीजिए, अच्छी तरीके से रट लीजिए, या आप कई प्रकार के जो एग्जाम में वो देखने को मिलेगा। भाषा रूपों को विभिन्न स्तरों पर एक रूपता लाने के कार्य को कहा जाता है, वो कहा जाता है मानकीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो निबड़ी बोली है में किसकी प्रधानता है। ये जो प्रश्न है वो आया था एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में, जिसे बाद में आयोग के द्वारा वो डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि उनको जो प्रश्न है वो डिलीट करते रहते तो उनको जो सही आंसर है वो नहीं मिला था। जब उनको सही आंसर नहीं मिल पाया तो हम इसको है वो स्किप कर देते हैं। खड़ी बोली में लिखित रचना प्रेम सागर की हैं, वो लेखक हैं वो कौन है। एक खड़ी बोली की जो आरंभिक रचनाएं हैं वो है, उसमें एक है प्रेम सागर, और इसके जो लेखक हैं वो देखना है लल्लूलाल, सदर मिश्र, सदा सुखलाल और राजा लक्ष्मण सिंह। ये जो राजा लक्ष्मण सिंह है और राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का जो वाद विवाद आपने पढ़ा होगा, कि जो राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी के समर्थक थे और शिवप्रसाद सितारे हिंद है वो उर्दू मिश्र के समर्थक। तो जो खड़ी बोली में रचित रचना प्रेम सागर है वो है लल्लू लाल की प्रेम सागर। तो लल्लू लाल है वो किस में पढ़ेंगे, प्रेम में, इनकी रचना का नाम होगा प्रेम सागर। तो इस तरीके से भी याद है वो रखा जाएगा। लल्लू लाल वो किस में पढ़ेंगे, प्रेम में, तो उनकी रचना का नाम होगा वो होगा प्रेम सागर। सदल मिश्र है, इनकी एक बड़ी मिश्र महत्वपूर्ण रचना वो है नासिकेतो पाख्यान। और ये सदा सुख लाल है, इनकी पुस्तक का नाम है वो सुख सागर तरंग। तो लल्लू लाल है वो है प्रेम सागर, सदल मिश्र नासिकेतो पाख्यान, सदा सुख लाल की है सुख सागर तरंग, और राजा लक्ष्मण सिंह आपको मिलेंगे वो मिलेंगे संस्कृत निष्ठ हिंदी में। निम्न में से हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष हैं वो कौन थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जो प्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो अध्यक्ष है वो कौन था। तो ये स्टोरी इस प्रकार से बनती है, जो काशी नागरी जो प्रचारणी सभा है का जो स्थापना है वो होती है 1893 में। तो ये जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है तो वो एक प्रकार का वो करते हैं, विचार प्रतिपादित करते हैं कि जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है, हिंदी के जो राष्ट्रभाषा के प्रचार के लिए और हिंदी की प्रगति के लिए एक साहित्य सम्मेलन है वो आयोजित करना चाहिए। इस तरीके से वो साहित्य सम्मेलन का क्रियान्वयन करते हैं और एक व्यवस्था बनाते हैं। और मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में 1910 में काशी में, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में 1910 में काशी में प्रथम जो हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो की जाती है। यहीं से एक इंटरेस्टिंग बात एक बनती है। तो जब 1910 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में काशी में जब हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता हो जाती है काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, तो ये सर्वप्रथम कहाँ पर होता है, काशी में। फिर वो बोलते हैं कि अगला जो किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाएगा, प्रयाग में। तो भाई से है वो राजऋषि जो पुरुषोत्तम दास टंडन को है वो इस कार्य की जो जिम्मेदारी है वो सौंप दी जाती है। और फिर प्रयाग में ही है जो 1911 में गोविंद नारायण मिश्र के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, वो है गोविंद नारायण मिश्र के नेतृत्व। तो ये जो गोविंद नारायण मिश्र के नेतृत्व में जो दूसरा जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है वो भी है वो सफलतापूर्वक है वो आयोजित है वो हो जाता है। लेकिन इसी के साथ में एक इंटरेस्टिंग घटना ये होती है कि काशी में तो पहला वो सम्मेलन है वो आयोजित हो जाता है,
और दूसरा सम्मेलन वो कहाँ पर आयोजित होता है, वो होता है प्रयाग में। इसका जो अस्थायी कार्यालय है वो कहाँ पर स्थायी कर दिया जाता है, प्रयाग में है वो स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब ये इस पर प्रयाग में जब सफलतापूर्वक हो जाता है तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो स्थायी जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थानांतरित हो जाता है, वो हो जाता है प्रयाग में। तो ये इस हिंदी साहित्य सम्मेलन के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो बनती है कि मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में 1910 में काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रथम साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। फिर ये जिम्मेदारी है वो राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन को दी जाती है। तो पुरुषोत्तम दास टंडन वो उसको करते हैं और फिर गोविंद नारायण मिश्र के नेतृत्व में दूसरा जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है वो प्रयाग में किया जाता है। और यहीं से जो इसका जो स्थायी कार्यालय है वो कहाँ पर स्थानांतरित हो जाता है, वो है प्रयाग में। अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी और उर्दू के संबंध में शुद्ध संस्कारवती हिंदू को हिंदी का जो वास्तविक रूप है वो किसने माना है। इससे पिछले प्रश्न में मैंने आपसे चर्चा की थी कि हिंदू और उर्दू और जो संस्कृत की निष्ठ भाषा के बीच में विवाद चलता है वो चलता है राजा शिवप्रसाद हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह है। तो राजा लक्ष्मण सिंह है वो संस्कृत निष्ठ हिंदी है उसके समर्थक थे, और राजा शिवप्रसाद सिंह है वो है उर्दू जो भाषा है उसके समर्थक थे। तो निम्न में से हिंदी और उर्दू के संघर्ष में, हिंदी और उर्दू का संघर्ष दो लोगों के बीच में, शुद्ध भारतीय संस्कारवती हिंदी को ही हिंदी का वास्तविक रूप है वो कौन मानेंगे, तो वो मानते हैं राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ही आंसर है। लिपि नामक त्रिभाषिक कंप्यूटर का विकास है वो किस संस्थान है वो किया। तो हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन और हिंदी में जो वैज्ञानिक प्रगति है उसमें एक टॉपिक है वो पढ़ते हैं हम, तो उसी में एक फैक्चुअल प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है वो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में अभी आया हुआ था। लिपि नामक त्रिभाषिक कंप्यूटर, ये जो लिपि नामक जो त्रिभाषिक कंप्यूटर है का विकास है वो किस संस्थान ने वो किया। तो लिपि नामक जो त्रिभाषिक कंप्यूटर का जो विकास है वो किस संस्थान ने किया। ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, सीएम हैदराबाद, आईआईटी कानपुर और आईआईएम अहमदाबाद। ये जो लिपि नामक जो त्रिभाषिक कंप्यूटर इसका जो विकास है वो करते हैं सीएम हैदराबाद। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन है, पहले हमको ये भी देख लेना होता कि सत्य की कौन सा असत्य, पता चले कि इसी के चक्कर में हमारा जो प्रश्न है वो गलत हो जाए। तो इनमें से जो कौन सा जो कथन है वो गलत है। संबंध वाचक के रूप में का प्रयोग, तो जाहिर सी बात है कि जो संबंध वाचक के रूप में जो का की के और जो वो है परसर्ग है वो है उनका विभक्ति चिन्ह उनका प्रयोग करते हैं। तो संबंध वाचक के रूप में का की का प्रयोग है, ये तो सही है। या और सा ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हम या और जो सा जो ध्वनियां हैं उनका शुद्ध उच्चारण भी करते हैं मानक हिंदी। संज्ञा विशेषण और क्रियाओं में लिंग एवं वचन के अनुसार परिवर्तन न होना, भूतकालिक कृदंतों में अकारांत की प्रवृत्ति, ये ऑप्शन भी सही है। संज्ञा विशेषण और क्रियाओं में लिंग एवं वचन के अनुसार परिवर्तन ना होना, ये बिल्कुल ऑप्शन है वो गलत है। क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया में ये क्या है, विकारोत्पादक है। ये जो विकारोत्पादक जो शब्द होते हैं उनमें लिंग वचन और क्रिया के अनुसार वो क्या है, लिंग वचन के अनुसार है, वचन के अनुसार है वो क्या है, परिवर्तन होता है। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया वो क्या है, विकार उत्पादक है। और इनमें है वो लिंग एवं वचन के अनुसार वो परिवर्तन है ना होना बिल्कुल होता है। इनमें से कौन सा गलत है, वो है सी। तो ये आंसर है वो हमारा सही है, क्योंकि वो जो गलत है वो हटाना था। अगला प्रश्न है, जब कोई विभाषा, एक टर्म है वो है विभाषा, अपने सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने लगती है, तब वह किसका है वो रूप है वो ग्रहण है वो कर लेती है। जो आपको ऑप्शन मिलेंगे ना वो इतने नजदीकी ऑप्शन है कि आप भी कहेंगे ये भी सही हो सकता है और वो भी सही हो सकता है। जब कोई विभाषा अपने सुव्यवस्थित व्याकरण, एक टर्म इसमें एक तो विभाषा है, एक है सुव्यवस्थित व्याकरण, एक टर्म आएगा इसमें शिक्षित वर्ग, ये दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने लगती है तो वह किसका रूप ग्रहण करने लगती है। ऑप्शन है विशिष्ट भाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा और परिनिष्ठित भाषा। तो जब कोई भाषा अपने सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने लगती है, तो जो सरकारी कार्यालयों वगैरह में जो प्रयुक्त की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो है राजभाषा। जो भाषा साहित्य में प्रयोग की जाती है उसको हम साहित्यिक भाषा बोलते हैं। जब कोई भी भाषा अपने सुव्यवस्थित व्याकरण के साथ शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने लगती है तो उसको हम भाषा को बोलते हैं, वो बोलते हैं परिनिष्ठित भाषा। इस तरीके से इससे पहले टर्म में हमने एक शब्द को प्रयोग किया था मानकीकरण, और यहाँ पर एक टर्म को और आप याद रखेंगे वो है परिनिष्ठित भाषा, मानकीकरण और परिनिष्ठित भाषा। अगला प्रश्न है, संपर्क भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है।
आप देखेंगे कि जब कोई देश होता है वो उसमें क्या भाषाई विविधता काफी पाई जाती है। जैसे कि भारत है तो भारत में भाषाई विविधता है वो काफी पाई जाती है। जहाँ पर बोली जाती है कि 4 कोस पर है वो वाणी है वो बदलती जाती है। तो संपर्क भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है? जो अन्य लोगों से संपर्क के काम में है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो संपर्क भाषा है उसका जो मूल अर्थ और वो क्या होता है, जो अन्य लोगों से, जाहिर सी बात है संपर्क भाषा क्या अर्थ होगा कि जो अन्य लोगों से संपर्क के काम में आए, तो ये ऑप्शन सही है। जिसमें एक से अधिक भाषाओं का मिश्रण हो, तो ये ऑप्शन गलत है बिल्कुल। जो केवल ज्ञान वर्धन के लिए प्रयुक्त होती है, ये भी नहीं। और जिसका प्रयोग राजनयिकों द्वारा किया जाता है, ये भी नहीं। तो संपर्क भाषा का अर्थ क्या होगा? सीधा सिंपल सा अर्थ है जो अन्य लोगों से संपर्क के काम में। खड़ी बोली जिस प्रकार दक्षिण में जाकर, ये जो खड़ी बोली है, मैंने आपसे जो पिछली स्लाइड है उसमें आपको मैंने एक अर्थ बताया भी था कि जो खड़ी बोली है वो दक्षिण और दक्कन में जाकर है वो दक्कनी हिंदी कहलाएगी। और ये जो दक्कनी हिंदी है इसी का जो बदलता हुआ जो स्वरूप है वो कहलाता है, वो है दहलवी। तो खड़ी बोली है वो जिस प्रकार से दक्षिण में जाकर वो दक्कनी हिंदी या दहलवी के नाम से प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार है वो गुजरात पहुंचने पर इसका नाम है वो क्या हो जाता। तो गुजरात तो हिंदुस्तानी तो नहीं, ये तो उर्दू मिश्र जो हिंदी है वो उसको हम हिंदुस्तानी बोलते हैं। उर्दू भी नहीं होगा, अच्छी हिंदी भी नहीं, तो इसका जो अर्थ है वो है गुजरी। तो जो खड़ी बोली है वो दक्कनी में जाएगा तो दक्कनी हिंदी या दहलवी कहलाती है। गुजरात में पहुंचने पर इसका जो व्यापारी वर्ग वो प्रयोग करते हैं वो कहते हैं गुजरी। दो टर्म आप याद रखेंगे, एक तो है गुजरी और दक्कनी हिंदी और दहलवी। संपर्क भाषा के संबंध में जो निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन है वो सत्य है? संपर्क भाषा है तो देखना है कि हमको संपर्क भाषा के संबंध में जो निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन है वो सत्य है। अन्य लोगों से संपर्क के काम में आए, ये जो प्रश्न है ये तो रिपीटेशन हो गया है कि जो संपर्क भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही है कि जो अन्य लोगों से संपर्क के काम में आए। खड़ी बोली जिस प्रकार, ये भी रिपीटेशन है। निम्न में से बुंदेली उपभाषा के अंतर्गत है वो किस बोली का है वो समावेश नहीं है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बुंदेली उपभाषा के जो अंतर्गत है वो किस बोली का समावेश है वो नहीं। तो निम्न में से बुंदेली उपभाषा के अंतर्गत किस बोली का समावेश नहीं है? ऑप्शन है पवाली, लोहनदाती, खटोला। तो निम्न में से जो बुंदेली उपभाषा जो वर्ग है इस बोली का समावेश नहीं है पवाती, लोहनदाती और खटोला। तो ये तो जाहिर सी बात है कि पवाती, लोहनदाती और खटाला ये तो बुंदेली के अंतर्गत ही आती है। लेकिन इसमें जो मेवाती है वो किसके अंतर्गत आएगी? वो आएगी राजस्थानी। ये ऑप्शन है वो समावेश नहीं है और एक सही ऑप्शन है। तो इसमें जो बुंदेली के अंतर्गत पवाती, लोनदाती और खटाली तो आएगी, लेकिन जो मेवाती है वो राजस्थानी हिंदी जो वर्ग है के अंतर्गत आती है। और राजस्थानी हिंदी है वो टा वर्ग एक भाषा, प्रधान भाषा है। ये उसी का जो रूप है वो है। ये जो स्लाइड है वो दी गई है। तो पश्चिमी हिंदी है, तो पश्चिमी हिंदी हमने चर्चा भी की थी। सोर्स यानी जो अपभ्रंश वाला जो रूप है। और भी खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधि पूर्वी हिंदी वाला है। अब है जो केंद्र संस्थानों की जो स्थापना है और इनका जो कब, जो हिंदी के विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार की संस्थान है और उनका है वो स्थापना है वो कब होती है? केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना है, केंद्रीय हिंदी समिति का गठन है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन है और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का गठन है। ये जो केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना, केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना, ये जो केंद्रीय हिंदी संस्थान की जो स्थापना है वो होती है 1961 में। केंद्रीय हिंदी समिति, तो जो केंद्रीय हिंदी समिति है इसका गठन होता है 1967 में। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है वो है 1971 में। और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान है वो है 1985 में। इस तरीके से जो ये आंसर है वो सही है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान है, केंद्रीय जो हिंदी संस्थान है इसकी स्थापना है 1961 में। केंद्रीय हिंदी समिति है वो है 1967 में। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 1971 में। और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना होती है वो 1985 में। हिंदी कंप्यूटिंग के संबंध में जो फंगल है वो क्या है? तो ये बिल्कुल गलत हो गया है। जो फंगल नहीं है यहाँ पर हिंदी कंप्यूटिंग के संबंध में, वो है मंगल। कई बार ऐसा ही मिस्टेक, ये फंगल नहीं है, ये है मंगल। आप इसका उत्तर बताइए कि जो हिंदी कंप्यूटिंग के जो समुद्र है उसमें है वो मंगल है, उसका अर्थ है वो क्या है? तो हिंदी कंप्यूटिंग के संबंध में जो मंगल है उसका जो अर्थ है वो क्या है? सबसे पहले तो इसमें एक टर्म आएगा यूनिकोड।
यूनिकोड का जो फुल फॉर्म होता है वो कई बार पूछा भी जाता है। यूनिकोड का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कोड। तो हिंदी कंप्यूटिंग के संदर्भ में जो मंगल है वो क्या है? तो हिंदी कंप्यूटिंग के संदर्भ में आप एक बात याद रखेंगे कि हिंदी कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक है मंगल, एक है कीर्ति देव, एक है चाणक्य और एक है कोकिला। तो मंगल, कीर्तिदेव, चाणक्य और कोकिला ये क्या है? ये है हिंदी यूनिकोड के संदर्भ में यूनिकोड हमारे जो फॉन्ट है वो है। आप याद रखेंगे मंगल, कीर्तिदेव, चाणक्य, कोकिला ये क्या है? ये है यूनिकोड फॉन्ट। कंप्यूटिंग के संदर्भ में जो मंगल, कीर्तिदेव, चाणक्य, कोकिला वो क्या है? यूनिकोड फॉन्ट। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली जो आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली जो आयोग है उसकी जो स्थापना वो हमको देखना कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना है वो कब हुई थी। ऑप्शन है 1962, 61, 75 और 76। वैज्ञानिक तथा तकनीकी जो शब्दावली आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की जो स्थापना है वो हुई थी 1961। और इसी के साथ में जो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग है उसी के साथ में 1961 में एक जो विधायी आयोग है उसकी भी गठन है वो किया गया था। 1961 में दो आयोगों का गठन होगा, एक है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग जो कि वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा से संबंधित कार्य करेंगे, एक है विधायी आयोग जो कि विधि भाषा है उससे संबंधित कार्यों के लिए। 1961 में दो है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और विधायी आयोग। वेबसाइट है ये www.hindisummer.com किस संस्था से संबंधित है? जाहिर सी बात है कि जो भी हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होगा उसने कभी ना कभी अपने जीवन में गद्य कोश, कविता कोश और हिंदी समय और हिंदी भी दो जगह तो उसने अपने जो साहित्य में जो विजिट है वो किया हुआ। कविता कोश में, गद्य कोश में, दिवी में और हिंदी समय .com में। ये जो वेबसाइट है www.hindisummer.com किस संस्था से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय DU दिल्ली और महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट प्रदेश। तो ये जो वेबसाइट है www.hindisummer.com, ये जो hindisummer.com है ये संस्था की ये वो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा और इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1957। आने वाले समय में अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय जो वर्धा है की जो स्थापना वर्ष है वो कब है तो वो है 1997। और इसकी जो इसके द्वारा जो वेबसाइट संचालित होती है वो होती है हिंदी समय .am असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का प्रश्न है। हिंदी समय .com है वो है महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय वर्धा और इसका स्थापना वर्ष है 19। संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव है वो किस हिंदी भाषा ने रखा? बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है और ये प्रश्न है वो MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में आया हुआ भी है। संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव है वो किस हिंदी भाषा ने रखा? ऑप्शन है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। बाल गंगाधर तिलक हैं वो महाराष्ट्र से थे, तो महात्मा गांधी हैं वो गुजरात से। नागेंद्र बसु और केशव चंद्र सेन, शारदा चरण जो मित्र थे वो बंगाल से थे और रामचंद्र चटर्जी, तो ये दोनों की दोनों बंगाल से हैं। तो संविधान में हिंदी को जो राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव है वो किस हिंदी भाषा ने है वो है। ऑप्शन है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, नागेंद्र बासु और केशव चंद्र सेन और शारदा चरण मित्र और तो संविधान में हिंदी को जो राजभाषा बनाने का प्रस्ताव है वो रखा था AM मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर। और इसको हम जो मुंशी अयंगर जो फॉर्मूला है उसके नाम से भी संबोधित करते हैं। तो हम जो मुंशी अयंगर जो फॉर्मूला है संबोधित करते हैं और इन्हीं के से मार्गदर्शन में है जो संविधान का जो भाग 17 है जो राजभाषा से संबंधित उसका जो है वो शीर्षक है और उसमें 1943 से लेकर अनुच्छेद 1943 से लेकर अनुच्छेद 357 तक राजभाषा से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो अनुच्छेद हैं वो हम बोलते हैं वो है मुंशी अयंगर फॉर्मूला। ये KM मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और गोपाल स्वामी KM मुंशी अयंगर फॉर्मूला, इनके मार्गदर्शन में भाग संविधान का भाग 17 इसका जो शीर्षक है वो राजभाषा अनुच्छेद 343 से 357 में उसमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान है और उसमें कहा गया कि संघ की जो राजभाषा है वो क्या है हिंदी और उसकी जो लिपि है वो देवनागरी।
संविधान का अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा होगी हिंदी और लिपि होगी देवनागरी और अंकों का जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्वरूप है वो स्वीकार किया जाए। अगला प्रश्न है, संविधान, इसी में हमने चर्चा भी की है कि संविधान का भाग 17 है, उसमें 343 से लेकर 357 तक विभिन्न प्रकार के जो अनुच्छेद है वो राजभाषा से संबंधित है। तो उसी का ये अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट के भाषाओं का वर्णन है? 345, 346, 347 और 48। तो संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषाओं का वर्णन है? तो वो है संविधान का अनुच्छेद 348। संविधान का अनुच्छेद जो 348 है उसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा क्या वर्णन की। ये भी एमपी स्टैंड प्रोफेसर 2022 का प्रश्न है, मैं हिंदी के प्रचार, राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग, ये जो कथन है वो किसका है? तो मैं हिंदी के प्रचार, मैं हिंदी के प्रचार, राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य मानता हूं, यह कथन किसका है? मैं हिंदी के प्रचार, राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूं, यह कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, लाला लाजपत राय और सी राज गोपालाचारी। तो मैं हिंदी के प्रचार को राष्ट्रभाषा के प्रचार का राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूं, ये जो कथन है वो है भारत राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो मैं हिंदी के प्रचार को, राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूं, ये जो कथन है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार खा वर्ग में है वो आने वाला राज्य वो क्या है? तो जो राजभाषा अधिनियम है 1973 है, उसमें जो भाषाओं का जो वर्गीकरण, जो राज्यों का जो वर्गीकरण भाषाओं के आधार पर, उसमें का, खा और गा, 3 आधार पर है जो भाषाओं का वर्गीकरण वो किया गया है। खा वर्ग में जो हिंदी भाषा बोलने वाले जो राज्य हैं वो रखे गए हैं। खा वर्ग में जिनकी भाषा हिंदी तो नहीं है लेकिन जो हिंदी है वो समझ सकते हैं उनको रखा गया है। और गा वर्ग में जो हिंदी है वो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं, वो गा वर्ग है उसमें आते हैं। तो राजभाषा अधिनियम है उसके अनुसार खा वर्ग में आने वाले राज्य हैं। तो हरियाणा है, ये तो जो का वर्ग है उसमें आने वाला है, ये तो का वर्ग में है। राजस्थान भी का वर्ग में है और ये जो दिल्ली है ये भी का वर्ग में है। तो खा वर्ग में जो आने वाला जो राज्य है वो है पंजाब। तो जो का वर्ग में वो जो आदिवासी जो प्रदेश है जो सामान्यतः उत्तर भारत है उसको हम मान लेते हैं। ये जो पंजाब वाला जो राज्य है वो किस में आएगा? खा वर्ग में। बाकी जो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली है वो का वर्ग में। कौन सा परिसर्ग है वो गलत हिंदी को पुरानी हिंदी और उर्दू दोनों से पृथक करता? जो कौन सा जो परिसर्ग है ये गलत हिंदी नहीं है, ये है मानक हिंदी। कौन सा जो परिसर्ग है वो मानक हिंदी को पुरानी हिंदी और उर्दू है वो दोनों से है वो पृथक करता है। हमको देखना है कि कौन सा जो परिसर्ग है वो मानक हिंदी को पुरानी हिंदी और उर्दू है वो दोनों से पृथक करता है। तो कौन सा जो जो परिसर्ग है वो मानक हिंदी और पुरानी हिंदी है वो दोनों को पृथक करता है? ऑप्शन है ने, में, के और उपरोक्त सभी। कौन सा परिसर्ग है वो मानक हिंदी को पुरानी हिंदी और उर्दू दोनों से पृथक करता है? तो कौन सा परिसर्ग वो मानक हिंदी को पुरानी हिंदी और उर्दू दोनों पृथक करता है? तो इसका आंसर है वो है ने। तो जो ने परिसर्ग है वो मानक हिंदी को पुरानी हिंदी और उर्दू है वो दोनों भाषाओं से है वो पृथक है वो करता है। तो ने परिसर्ग। एकालिपि विस्तार परिषद की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ये जो एकालिपि जो विस्तार परिषद की जो स्थापना है तो बंगाल की एक बड़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वो थे श्यामा चरण मिश्र। बंगाल में एक बड़े ही जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो है जस्टिस शारदा चरण मिश्र। 1905 में वो जस्टिस जो शारदा चरण मिश्र हैं उनके प्रयासों से जस्टिस शारदा चरण, तो जस्टिस शारदा चरण जो मिश्र है 1905 में उन्होंने जो देवनागरी जो लिपि है और हिंदी भाषा है उसको प्रेरित करने के 1905 में जस्टिस शारदा चरण मिश्र द्वारा वो एकलिपि विस्तार परिषद है स्थापना है वो की जाती है। इसके अलावा ये 1907 में जो देवनागरी पत्रिका है उसका प्रकाशन भी कार्य करते हैं। इसके अलावा वो देवनागरी है उसको है वो राष्ट्रीय लिपि है उसकी संबोधित करते हैं। वो देवनागरी को है वो राष्ट्रीय लिपि है उसके रूप में भी है वो संबोधित है वो करते हैं। तो ये जो एकालिपि विस्तार परिषद की जो स्थापना वो कब हुई? तो एकालिपि जो विस्तार परिषद है इसकी जो स्थापना है वो होती है 1905 में। एकालिपि विस्तार परिषद है इसकी स्थापना है वो है 1905 में। इसके द्वारा जस्टिस शारदा चरण मिश्र के द्वारा इन्होंने जो देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि वो भी किया था
देवनागरी पत्रिका का प्रकाशन भी उनके द्वारा वो किया है। और देवनागरी और हिंदी भाषा को बढ़ाने में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण माना वो है जस्टिस शारदा चरण मित्र एकालिपि विस्तार परिषद 1905 देवनागरी को ये राष्ट्रीय लिपि। निम्नलिखित में से किसकी प्रेरणा से स्वामी दयानंद ने हिंदी में व्याख्यान है वो देना शुरू किया था? तो निम्नलिखित में से जो किसकी जो प्रेरणा से है वो स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्होंने है वो हिंदी में जो व्याख्यान है वो देना प्रारंभ किया था। तो निम्नलिखित में से किसकी प्रेरणा से स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में व्याख्यान देना शुरू किया था? ऑप्शन है महर्षि देवेंद्रनाथ, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और नवीन चंद्र राय। तो निम्नलिखित में से किसकी प्रेरणा से स्वामी दयानंद ने हिंदी में व्याख्यान देना प्रारंभ शुरू किया था? वो थे केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही जो स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी में व्याख्यान देना प्रारंभ किया था। और ये यहीं से जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से व्याख्यान देना प्रारंभ किया और इन्होंने हिंदी को एक राजभाषा के रूप में बनाने में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण किया। और आर्य इसके अलावा जो आर्य समाज है और स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को प्रेरित करने के लिए राजभाषा बढ़ाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण दिया है। तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ये वो स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्होंने जो हिंदी में व्याख्यान दिया। अगला प्रश्न हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु जो नागरी प्रचारणी काशी सभा है स्थापना है वो कब हुई? तो ऑप्शन है, आप मुझे को बताइए कि इसका जो आंसर है वो सही क्या होगा। तो हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु नागरी प्रचारणी जो सभा है वो काशी की जो स्थापना वो कब हुई? ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, 24 जनवरी 1877, 26 जनवरी 1865 और 10 मार्च 1883। हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु काशी नागरी प्रचारणी सभा जो काशी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? आप मुझको बताइए जो काशी नागरी जो प्रचारणी सभा है उसकी जो स्थापना है वो हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु है वो कब की गई? तो हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु जो काशी नागरी जो प्रचारणी सभा है उसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो ऑप्शन है ये जो चारों की चारों जो ऑप्शन है वो गलत है। और ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का प्रश्न है कि हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु काशी नागरी प्रचारणी सभा जो काशी की स्थापना वो कब की गई? ये चार ऑप्शन जो गलत हैं। जो इसकी स्थापना की गई थी काशी नागरी प्रचारणी सभा की वो की गई थी 16 जून 1893। तो हिंदी के जो प्रचार प्रसार हेतु काशी नागरी प्रचारणी सभा है तो ये चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना की वो की गई थी 16 जून 1893। तो 16 जून 1893 को हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। नागरी वर्णमाला को वो है वो मुख्यतः वो कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो नागरी वर्णमाला को है वो मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया? ऑप्शन है 5, 26, 52 और 2। तो नागरी वर्णमाला है वो मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित है वो किया गया है? तो नागरी वर्णमाला को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 5 तो वो उसके अनुसार विभाजित किया गया कि जो हमारे जो शरीर के अंग बोलने कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ, तो कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ उसके अनुसार है वो हम विभाजित करते हैं। ये ऑप्शन तो गलत ही है। इसके अलावा 52 तो वर्ण है तो ये भी गलत है, अक्षर है। 26 भी नहीं है। तो नागरी वर्णमाला को मुख्यतः जो विभाजित किया जाता है वो किया जाता है 2 वर्गों में। ये जो 2 वर्ग हैं वो हैं स्वर और व्यंजन। तो नागरी जो वर्णमाला है उसे मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो नागरी वर्णमाला है उसे मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, वो है स्वर और व्यंजन। तो नागरी वर्णमाला कितने वर्गों में विभाजित है? वो है 2 वर्गों में, स्वर और व्यंजन के आधार। निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि के नामकरण में जो लोक नागरी नाम है वो किसने दिया था? इंटरेस्टिंग प्रश्न है, काफी वो महत्वपूर्ण है। देवनागरी निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि के नामकरण में वो लोक नागरी नाम है वो किसने दिया था? ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विनोबा भावे। और निम्नलिखित में से जो देवनागरी लिपि के जो नामकरण में जो लोक नागरी नाम है वो कौन देते हैं? तो देवनागरी लिपि के नामकरण में जो लोक नागरी नाम है वो देते हैं आचार्य विनोबा भावे। जो विनोबा भावे हैं इन्होंने जो देवनागरी लिपि के जो मानकीकरण और देवनागरी लिपि को जो बढ़ाने के लिए वो काफी महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। तो आचार्य विनोबा भावे ने देवनागरी लिपि के मानकीकरण उनको बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के महत्वपूर्ण काम किए थे। और इन्होंने जो देवनागरी नाम किया था वो देवनागरी, इसके अलावा इन्होंने जो लोक नागरी नाम से नामक जो पत्रिका है उसका भी संपादन का कार्य किया। तो विनोबा भावे है वो देवनागरी को क्या नाम देते हैं? वो देते हैं लोक नागरी। और ये उन्होंने वो लोक नागरी पत्रिका है उसका भी कार्य किया। देवनागरी को ये लोक नागरी बोलेंगे, पत्रिका में प्रकाशित करेंगे।
देवनागरी जो लिपि है वो मूलतः वो क्या है? तो देवनागरी जो लिपि है अब हमको चर्चा करनी है कि मूलतः वो क्या है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या? ऑप्शन है वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक। तो जाहिर सी बात है, आप ये तो समझ गए होंगे कि जो देवनागरी लिपि है वो मूलतः क्या है। ऑप्शन है वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रात्मक और प्रतीकात्मक। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हो जाएगा, वर्ण मात्रात्मक भी नहीं है। तो जो देवनागरी लिपि है वो मूलतः क्या है? तो देवनागरी लिपि है वो मूलतः है वो है अक्षरात्मक। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? वो है अक्षरात्मक। हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। उक्त कथन है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो किसमें का? ये इस साहित्य का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जो कोटेशन है उसमें से है कि हिंदी नए चाल में ढली 1873। और इसी के प्रति उत्तर में इसी के प्रति उत्तर में है वो बच्चन सिंह बोलते हैं कि हिंदी नए चाल में नहीं ढली 1873। रामविलास शर्मा है वो बोलते हैं कि नए चाल में नहीं ढली 1873। तो हिंदी नए चाल में ढली 1873 इसको बोलते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और हिंदी नए चाल में नहीं ढली 1873 में इसको बोलते हैं रामविलास शर्मा। उक्त कथन अब भारतेंदु हरिश्चंद्र किसने कहा था? काव्य कर्म, कवि बचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्र का और बाला बोधनी। जो सही ऑप्शन था वो ही बट गया। तो जो हिंदी नए चाल में ढली 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बात बोली थी, ये बोली थी काल चक्र है उसमें। काल, तो जो काल चक्र आंसर है वो इसका सही है कि हिंदी नए चाल में ढली 1873। ये जो कथन है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस कथन को बिल्कुल आप याद रख लीजिए और रट लीजिए। हिंदी नए चाल में ढली 1873, ये कथन किसका है? वो है काल चक्र। और इसमें ये बात बोलेंगे तो वो बोलेंगे काल चक्र में। ये कथन बिल्कुल होना चाहिए और इससे इतने प्रश्न बनते हैं और आया हुआ प्रश्न है असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी 2022 में। तो ये से तो हिंदी नए चाल में ढली 1873 में कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और किस में ये बात बोलेंगे? तो वो बात बोलेंगे कालचक्र में। और हिंदी नए चाल में नहीं ढली 1873 में, इस बात को बोलेंगे रामविलास शर्मा। तो कालचक्र में बोलेंगे वो राम भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नए चाल में ढली 1873। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि जो भाषा खंड वाला है वो काफी टेक्निकल भी और उसमें कॉन्सेप्ट और फैक्चुअल दोनों के साथ में है। तो आप देख सकते हैं कि जो आज का जो प्रश्न है वो कितने शानदार रहे होंगे। इसी तरीके से हम जो भाषा खंड की जो क्लास है उसको लगातार है वो डेली है वो बढ़ाते जाएंगे। तो आपके साथ में इतनी शानदार जो प्रश्न है वो कोटेशन है और जो कॉन्सेप्चुअल और जो फैक्चुअल डाटा है वो आता रहेगा ऑथेंटिक तरीके से। धन्यवाद। कल हम इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं।